आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 15 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 क्या बोलता है। राइट टू इंटरनेट वाले में आते हैं। राइट टू इंटरनेट हमने आर्टिकल 19 का कुछ पार्ट्स पहले भी पढ़े हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने कुछ बेसिक आइडिया है हमारे पास। ठीक है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 क्या कहता है। 2019 में फातिमा केस हुआ केरल हाई कोर्ट में। इसमें क्या बोला गया, डिक्लेयर्ड एसेस टू इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आपके पास इंटरनेट का एसेस क्या है, इंटरनेट का एसेस क्या है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अंडर आर्टिकल 21 क्या है आपके पास, राइट टू डिक्लेयर्ड एसेस टू द इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आपके पास क्या है, डिक्लेयर्ड एसेस टू इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट्स। आपके पास क्या है कि इंटरनेट का एसेस क्या है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। किसके अंदर, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, और एसेस टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है। स्टेटेड दैट इंटरनेट एसेस इज एसेंशियल्स फॉर एजुकेशन। इंटरनेट एसेस क्या है, एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स है। अब अनुराधा बसिन केस 2022 सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, द केस चैलेंज द इंटरनेट बैन इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, इंटरनेट कई बार बैन हो जाता है आफ्टर द एबोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटने के टाइम पे क्या हुआ, इंटरनेट बैन हो गया था। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस मस्ट बी टेम्प्रोरी। मीन्स इंटरनेट सर्विस अगर सस्पेंड हो रहा है तो वहाँ क्या है, वो मस्ट बी टेम्प्रोरी होना चाहिए। नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट, मीन्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हाँ, इतना दिन तक क्या होगा, इंटरनेट सर्विस अब्सेंस होगा। ठीक है, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स क्या कर रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जैसे हमने जम्मू कश्मीर में क्या किया, इंटरनेट बैन कर दिया आर्टिकल 370 के टाइम पे। जब बैन कर दिया तो उसमें क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गया। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए खत्म हो गया। एंड राइट टू कैरी और ट्रेड एंड बिजनेस। मीन्स कई चीज़ें क्या हो रहा है अभी इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रेडिशन है, जैसे हम लोग एजुकेशन है, ये क्या है, ये इंटरनेट के ऊपर बेस है। कोई भी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, वो क्या है, वो इंटरनेट के ऊपर बेस है। जब आप इंटरनेट ही खत्म कर दे रहे हो, इंटरनेट ही बैन करते रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। दूसरा राइट टू कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड और बिजनेस में क्या कर रहे हो आप उनको उनमें बाधा कर रहे हो। फिर रेस्ट्रिक्शंस मस्ट फॉलो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट रेस्ट्रिक्शन। देखिए रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ों में क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या करो, आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे करके क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको बैन कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या किया, आर्टिकल 370 में क्या किया, इंटरनेट को बैन किया। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर एक रीजन है कि अगर हम इंटरनेट को बैन नहीं करेंगे तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ प्रॉब्लम काउज हो सकता है। इसलिए हमें क्या किया, वहाँ पर इंटरनेट बैन किया। इंटरनेट सस्पेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस यूज ड्यूरिंग राइट्स। ये कब यूज हो सकता है, जिस टाइम में दंगा होने का चांस हो, प्रोटेस्ट होने का चांस हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो। एंड सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज ड्यूरिंग आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। सिक्योरिटी थ्रेट्स के कारण जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो रहा था, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन में क्या है, प्रिवेलिंग हेट स्पीच एंड वायलेंस। क्या हो सकता है उस टाइम पे, हेट स्पीच और वायलेंस बढ़ सकता है। मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को बैन कर सकते हैं। अब देखते हैं लीगल टेस्ट फॉर रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का लीगल टेस्ट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी लॉफुल। रेस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है, टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लीगल रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्न अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये किसके अंडर गवर्न होता है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ओनली ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ही, चाहे वो स्टेट का हो या यूनियन का हो, स्टेट होम सेक्रेटरी हो या फिर यूनियन होम सेक्रेटरी हो, कैन
कैन इशू सस्पेंशन ऑर्डर, यही क्या कर सकता है आपके इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर को इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में क्या बोलता है, लीगल बेसिस फॉर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस, मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लीगल बेसिस होना चाहिए इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस के लिए। सेक्शन 5 क्लॉज 2 क्या कहता है, गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट और सस्पेंड कम्युनिकेशन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है क्या, कम्युनिकेशन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी। पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के केस में क्या कर सकता है गवर्नमेंट, या तो इंटरसेप्ट कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहता है। ठीक है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट या सस्पेंड कर सकता है कम्युनिकेशन को, किस केस में, पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के केस में। अब देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, कोर्ट्स कैन एग्जामिन इफ इंटरनेट सस्पेंशन मीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड। कोर्ट्स क्या कहता है, कोर्ट्स क्या कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरनेट सस्पेंशन को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, इट गारंटी सिटीजन्स द राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि आपके पास अधिकार है कि आप पीसफुल्ली गैदर हो सकते हैं, आप पीसफुल्ली असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म के, बिना हथियार के। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी हैज इंश्योर्ड डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पब्लिक मीटिंग। मीन्स फंडामेंटल राइट्स किसके अंडर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर क्या इंश्योर करता है, आपके पास संवैधानिक अधिकार है क्या, पब्लिक मीटिंग का, प्रोसेशंस का, असेंबली का, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास संवैधानिक अधिकार है। आप क्या हो सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर कोई हथियार नहीं होना चाहिए। द राइट इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए क्या है, इस सब्जेक्ट में अधिकार क्या है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसके अंडर, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर आपको क्या कर सकता है, इसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब क्या रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, किस बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के बेसिस पे क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जहाँ पर कि आप क्या कर रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट पे, सोवर्जिनिटी के इंटरेस्ट पे और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या कर सकता है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग है, जैसे हम देखें फार्म लॉ केस में द राइट टू प्रोटेस्ट कैन बी इंजॉयड ओनली टिल इट पीसफुल इन नेचर। राइट ऑफ प्रोटेस्ट आप इंजॉय कर सकते हैं कब तक, जब तक ये पीसफुल है, जब तक ये क्या है, ये शांत है, जब तक ये क्या है, इंजॉयड ओनली इट टिल इट पीसफुल इन नेचर, मतलब इसका नेचर जब तक कि शांति भाव है उस टाइम तक आप इंजॉय कर सकते हैं राइट टू प्रोटेस्ट। रामलीला मैदान केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ड्यूरिंग पीसफुल असेंबली पुलिस इंटरवेंशन मस्ट बी ऑन रीजनेबल ग्राउंड। देखिए उस टाइम में रामलीला मैदान में पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जहाँ पर जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, जबकि वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो पुलिस को लाठीचार्ज करनी ही नहीं चाहिए थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाया कि आप क्यों आपका इंटरवेंशन क्या है, जहाँ पर भी पीसफुल असेंबली हो रहा है वहाँ पर पुलिस का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और इंटरवेंशन अगर हो भी तो एक रीजनेबल ग्राउंड पे हो कि हाँ चलो इसने क्या करा, इसने आर्म रख रखा है। पीसफुल ग्राउंड पे क्या होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंटरवेंशन करना भी चाहते हो तो किस बेसिस पे हो, रीजनेबल ग्राउंड पे हो। शाहीन बाग केस में क्या था, द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने क्या बोला, राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट्स बट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द यूज ऑफ पब्लिक स्पेसेस। मीन्स आप पब्लिक स्पेस को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया गया था, उन्हें रोड से हटा करके एक साइड वाली जगह दे दिया गया था कि आप यहाँ पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, एम्पावर सिटीजन्स टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड डिसेंट फॉर्मिंग ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या एम्पावर करता है सिटीजन्स को, क्या आप अपना ओपिनियन को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने डिसेंट को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, और
डेमोक्रेसी में एक कॉर्नर स्टोन बन सकते हो। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के ऊपर। टू फॉर्म यूनियंस एसोसिएशंस कोऑपरेटिव्स इन इच प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान में क्या कर सकते हो? टू फॉर्म यूनियंस, आप यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव बना सकते हो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर। ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4, आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसको मानना पड़ेगा। किसके अंदर है ये है आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के ऊपर। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। मीन्स इन तीन के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा आपको? इन तीन के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा आपको? रेस्ट्रिक्शन मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इन तीन के बेसिस पे क्या कर सकता है आपके ऊपर? रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। ठीक है। इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? यूनियन, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव्स नहीं बना सकते। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक रीजनेबल एक इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, एक द गवर्नमेंट कैन इम्पोज, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है। हियर द टर्म मोरालिटी इज द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। मोरालिटी, यहाँ पर टर्म जो मोरालिटी है वो क्या है? सोसाइटी का कल्चर है। इन द भारत कुमार केस द कोर्ट हेल्ड दैट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, बंद्स आर इलीगल एंड अगेंस्ट द लिवलीहुड ऑफ अदर्स इफ डन इन ए कोरेसिव मैनर। देखिए भारत कुमार केस में क्या हुआ? कोर्ट ने ये बोला कि आप स्ट्राइक करो, ठीक है, लेकिन जिसका मन है वो करो। जिसका मन है जाने का स्ट्राइक में वो जा सकते हैं, जिसका मन नहीं है वो नहीं जा सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप मार्केट में स्ट्राइक कर रहे हो, आप स्ट्राइक करो, लेकिन आप किसी की दुकान ज़बरदस्ती बंद नहीं करा सकते हो। आप किसी के लिवलीहुड को डायरेक्टली इम्प्लीज नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप किसी भी चीज़ों को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? बंद नहीं कर सकते। आपका मन है अगर जाने का तो आप जा सकते हो, अगर मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना दुकान चला सकते हो पीसफुल्ली। ठीक है। ESM, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट का क्या मतलब है? ये क्या इंश्योर करता है? एसेंशियल सर्विस आर ऑलवेज अवेलेबल। एसेंशियल सर्विस क्या होगा? हमेशा अवेलेबल होगा टू द सिटीजन्स। जैसे कि एसेंशियल सर्विस में क्या होगा? जैसे हॉस्पिटल होना चाहिए, ग्रोसरी होना चाहिए, फिर पेट्रोल पंप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमने कोविड में देखा था कि क्या क्या चीज़ें खुली हुई थी। तो वो क्या है? वो है एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विस हमेशा क्या होगा? चाहे आप कितना भी स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो एसेंशियल सर्विस में क्या होगा? एसेंशियल सर्विस हमेशा क्या होगा? खुली होनी चाहिए। एसेंशियल सर्विस भी बंद नहीं होगा। ठीक है। इवन ड्यूरिंग स्ट्राइक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। कब कब? स्ट्राइक के टाइम पे भी या प्रोटेस्ट के कोई और फॉर्म हो तो क्या होगा? सिटीजन्स वेलफेयर को सेफगार्ड करने के लिए वो एसेंशियल सर्विस क्या होगा? एसेंशियल सर्विस होना चाहिए। एसेंशियल सर्विस को हम क्या कर सकते हैं? बंद नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है? गारंटी द फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली विद और द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत के टेरिटरी में आप क्या कर सकते हो? फ्रीली घूम सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या कहता है? प्रोवाइड द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स देखिए डी क्या कर रहा है? डी गारंटी कर रहा है कि आप किसी भी जगह पे फ्रीली घूम सकते हो। ई क्या कर रहा है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी देश में आप रह सकते हो और वहाँ पर सेटल हो सकते हो। दीज राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये राइट्स किसके ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्ट हो सकता है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंडर ये क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। जैसे दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हेल्थ को इंश्योर करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे कोविड-19 में हुआ था कि आप कहीं भी फ्रीली नहीं घूम सकते। ठीक है। कोविड-19 में क्या हुआ था कि आप क्या कर सकते हो? किसी भी जगह पे फ्रीली नहीं घूम सकते। तो ये क्या है? ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन में इन द ट्राइबल एरिया द मूवमेंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। ट्राइबल एरिया में क्या है? आपका मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इन ए सिमिलर वे द सेटलमेंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में आपका सेटलमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। सेटल भी ट्राइबल एरिया में नहीं हो सकते। इन द नर्मदा बचाओ आंदोलन केस द कोर्ट हेल्ड दैट
द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज कैन नॉट बी बैंड। मीन्स अफेक्टेड कम्युनिटी का मूवमेंट क्या होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ड्यूरिंग कोविड एंड द स्टेट यूज 19 क्लॉज 5 टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल। सिमिलरली कोविड-19 में क्या किया स्टेट ने, क्या यूज किया, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 को यूज किया ताकि क्या हो सके, वो मूवमेंट ऑफ पीपल को रिस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी। हमने यहाँ क्या देखा था, आर्टिकल 19 क्लॉज ई। अब देखिए एफ नहीं है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ नहीं है, सीधा जी है। इस आर्टिकल को क्या किया गया था, इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के ऊपर। ये क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। मीन्स आप कुछ भी क्या कर सकते हो, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हो, और आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। सिटीजन्स हैव द राइट टू इंगेज इन एनी ट्रेड। सिटीजन्स के पास अधिकार है, आप किसी भी ट्रेड में इंगेज हो सकते हो, एंड द प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस के प्रोफेशन में इंगेज हो सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्शंस अंडर 19 सब क्लॉज 6। मीन्स आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इफ़ एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देखिए आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी में भी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे डॉक्टर के लिए, डॉक्टर में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, कॉलेज में जा करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वो प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। इंजीनियर में हो गया, इंजीनियर में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तभी आप वो प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आपका अधिकार है कि आप कोई भी ट्रेड को फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर है, 19 क्लॉज 6 के अंदर। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि जहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या है उसकी, जहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर वो क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप इस आर्टिकल को लेकर के चले जाओ कोर्ट में और बोलो कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को क्लिनिक खोलना है, या मेरे को डॉक्टर वाले काम करना है, या मेरे को इंजीनियर वाले काम करना है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जिसका जो काम है, जिसके लिए जिसने पढ़ाई करा है वो वही काम कर सकता है। जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया। ठीक है, इफ़ द सेक्टर हैज़ द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई मोनोपोली है, अगर उस पार्टिकुलर सेक्टर पे क्या है, गवर्नमेंट का मोनोपोली है कि वो चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट ही चला सकती है, तो वो चीज़ों को आप नहीं खोल सकते। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ये प्रोफेशन सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ या गवर्नमेंट ही चला सकता है, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट के मोनोपोली के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। इफ़ ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, अगर जहाँ पर भी लाइसेंस रिक्वायर्ड है उस ट्रेड को रन करने के लिए, जैसे लिक्वर बिजनेस, आप कोई भी आदमी जाकर के लिक्वर बिजनेस को नहीं चला सकता, कोई भी आदमी पेट्रोल पंप को नहीं चला सकता। उसके लिए क्या है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। इसलिए क्या है, इसलिए आपको ट्रेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का राइट तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। ठीक है, देखिए इनर लाइन अरुणाचल परमिट, ILP का क्या मतलब है, मैंडेटरी फॉर नॉन रेसिडेंट्स एंटरिंग स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नॉन रेसिडेंट्स को एंट्री करने से पहले क्या लेना पड़ेगा, इनर लाइन अरुणाचल परमिट, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तभी आप क्या हो सकते हैं, वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। टू सेफगार्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़, ताकि वहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो सेफगार्ड हो सके। मीन्स मेनली क्या है, मेनली वो इन चीज़ों को रेगुलेट करना चाहता है कि हाँ कौन आए और कितने दिन तक आए। जब भी आप अरुणाचल प्रदेश जाओ, जब भी आप मिजोरम जाओ, जब भी आप मणिपुर जाओ, जब भी आप नागालैंड जाओ, वहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, वहाँ लेना पड़ेगा ILP, इनर लाइन परमिट, ताकि वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो सेफगार्ड हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। द टर्म फ्रीडम मीन्स फ्रीडम मीन्स absence ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, मीन्स रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। टू यूज दिज राइट्स मीन्स इस राइट को, जहाँ पर भी फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आपको अधिकार है, आप पूरा फ्री में बिना रेस्ट्रिक्शंस के कि आप अपना स्पीच और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप उस राइट को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम द स्टेट शुड रिस्पेक्ट दीज राइट्स। उसी समय पे क्या होना चाहिए, स्टेट को उस राइट्स को क्या करना चाहिए,
रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इट वॉज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया था, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। दैट द असेंबली वांटेड द टर्म फ्रीडम शुड बी प्रीफर्ड ओवर लिबर्टी। मीन्स असेंबली ने क्या बोला, असेंबली क्या चाहता था कि फ्रीडम वो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो लिबर्टी से ऊपर हो, बिकॉज इट वुड इंश्योर जीरो एम्बिग्यूसिटी इन द एंजॉयमेंट ऑफ दिस राइट्स। मीन्स इस राइट को एंजॉय करने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो एम्बिग्यूसिटी होना चाहिए, एम्बिग्यूटी होना चाहिए। अम्बेडकर वांटेड दैट द टर्म फ्रीडम शुड गिवन क्लियर एंड स्पेसिफिक राइट्स टू सिटीजन्स। अम्बेडकर क्या चाहते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे कि जो टर्म फ्रीडम हो उसमें से गिव क्लियर एंड स्पेसिफिक राइट्स, मीन्स कुछ क्लियर और स्पेसिफिक राइट्स हो, मीन्स पूरी तरीके से हम यूज नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो। एंड देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस राइट्स, और उस राइट में फ्लेक्सिबिलिटी हो। यूएस ने क्या किया था, यूएस से जब ये चीज़ें लिया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लिबर्टी से ऊपर के किसको रखा है, फ्रीडम को रखा है, जहाँ पर जीरो एम्बिग्यूसिटी है, वहाँ जहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्रीडम में। अम्बेडकर क्या चाहते थे, अम्बेडकर चाहते थे फ्रीडम हो, भी फ्रीडम हो, लेकिन क्या हो, उसका क्लियर स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, या क्लियर स्पेसिफिक राइट्स हो कि आप ये चीज़ें यूज में ला सकते हैं और ये चीज़ें यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एंड देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस राइट्स, और इस राइट्स में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अब हो गया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात। अब आता है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब, द टर्म फ्रीडम मीन्स एब्सोल्यूट एंजॉयमेंट ऑफ एनी राइट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, वेयर एज लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम विद रेस्ट्रिक्शंस इज लिबर्टी। अगर फ्रीडम है और उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है तो वो क्या है, वो लिबर्टी है। जैसे हमने आर्टिकल 1 क्लॉज ए में देखा, आर्टिकल 1 क्लॉज बी में देखा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में देखा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में देखा। ये सब में क्या है, ये सब में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए आपके पास तो वो क्या है, वो लिबर्टी है। मीन्स अगर हम लोग फ्रीडम में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो वो क्या है, वो लिबर्टी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 यहाँ तक खत्म हो गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मीन्स आपने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है उसके कन्विक्शन में प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का क्या प्रिंसिपल्स है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मीन्स गिल्टी होने से पहले सब कोई क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है। मीन्स गिल्टी प्रूव होने से पहले क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट डिनोट्स दैट एवरी पर्सन शुड गेट ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। मीन्स ये आइडिया किसके ऊपर बेस्ड, नेचुरल जस्टिस का आइडिया किसके ऊपर बेस्ड है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितने बड़े भी क्राइम करके क्यों ना आया हो, उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने केस को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। की एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का की एलिमेंट क्या है, और द अल्टरन पार्टन नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड और पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। मीन्स कोई भी व्यक्ति बिना सुने हुए, बिना कोर्ट में सुने हुए उसको कंडेम नहीं कर सकता या उसको कोई भी पनिश नहीं कर सकता। एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रेजेंट देयर केस, प्रत्येक के पास क्या है, अधिकार है वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके। नेमो जुडेक्स इन कॉजिया सुआ, ये क्या है, ये दो चीज़ें हैं। एक है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टन, ऑडी अल्ट्रम पार्टन का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन को क्या मिलना चाहिए, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड और पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। बिना सुने उसको ना तो पनिश कर सकते हैं ना उसको कंडेम कर सकते हैं। नेमो जुडेक्स इन कोसिया सुआ क्या है, नेमो जुडेक्स इन कोसिया सुआ ये है कि नो वन शुड एक्ट एज ए जज। मीन्स कोई भी व्यक्ति जज की तरह एक्ट नहीं करेगा इन देयर ऑन केस, अपने केस में कोई भी व्यक्ति जज नहीं होगा। इंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी इन लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या हो सकता है, इम्पार्शियलिटी हो सकता है। किस बेसिस पे, मान लीजिए हमारा कोई जज है, उनका बेटा ने कोई क्राइम कर दिया या उनके भतीजे ने कोई क्राइम कर दिया या उनके क्लोज रिलेटिव ने कोई क्राइम कर दिया, तो उस केस में वो खुद जज नहीं होंगे। अगर वो जज होंगे भी तो क्या करेंगे, वो पार्शियलिटी करेंगे। इसलिए पार्शियलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, रीजन डिसीजन होना चाहिए। कोर्ट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन वैलिड रीजन, कोर्ट का डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए,
वैलिड रीजन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, जुडिशियल, इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा जुडिशियल प्रोसेस में, और अकाउंटेबिलिटी आएगा जुडिशियल प्रोसेस में। ठीक है, आर्टिकल देखिए, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, एक्स पोस्टो एक पोस्ट फैक्टो लॉ। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, डबल जियोपार्डी कहता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है, द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स दैट ए पर्सन शुड नॉट बी मेड क्रिमिनल आफ्टर द एक्शन और फैक्ट इन एक्शन नॉट इन ऑफेंस। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसके क्राइम करने के आफ्टर द एक्शन मीन्स एक्शन के बाद उसको कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, सजा नहीं मिल सकता। एक्स पोस्टो मीन्स के कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है आफ्टर द फैक्ट, फैक्ट के बाद, आफ्टर द फैक्ट। इसका कहने का मतलब है, मान लिया जाए क्या हुआ, आज कितना डेट है, आज हो गया आपका 5 जून। आज कितना डेट हो गया, आज हो गया आपका 5 जून की डेट है। 5 जून की डेट में क्या है कि क्रिटिसाइजिंग पीएम, 5 जून की डेट में क्या है कि क्रिटिसाइजिंग पीएम इज नॉट एन ऑफेंस। पीएम को क्रिटिसाइज करना ऑफेंस नहीं है। ठीक है, पीएम को क्रिटिसाइज करना ऑफेंस नहीं है। लगभग मान लिया जाए 10 अक्टूबर को क्या हो गया, एक नियम बन गया कि आप पीएम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पीएम को क्रिटिसाइज करना ऑफेंस है। मीन्स तो आप जो 10 अक्टूबर को जो भी केस आएगा तो 10 अक्टूबर के बाद आएगा। इससे पहले जिसने भी पीएम को ऑफेंस किया है या पीएम को क्रिटिसाइज किया है, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। वो चीज़ें क्या होगा, वो 10 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर के बाद अगर किसी ने पीएम को ऑफेंस किया या पीएम को क्रिटिसाइज किया, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे वो क्राइम हो सकता है या फिर वो ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, उससे पहले की चीज़ों को कोई भी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, यही कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो, यही कहता है क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। मीन्स अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो कर रहा है, अगर उस टाइम पे वो लॉ फोर्स में है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिल सकता है। अगर वो लॉ फोर्स में नहीं है, बाद में वो लॉ फोर्स में आया, उससे पहले जिसने जो भी काम किया उसका सज़ा उसको नहीं मिलेगा। द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, इस एक्ट को किसके ऊपर कैसे चार्ज किया गया है, द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, इसको ऑफेंस की तरह नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी, मीन्स पेनल्टी के रूप में भी नहीं लिया जाएगा, ऑफेंस के रूप में भी नहीं लिया जाएगा। ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द फोर्स ऑफेंस। अगर उस टाइम पे, अगर उसी टाइम पे अगर वो लॉ फोर्स में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, पेनल्टी ले सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 मार्च, या आज का डेट लिया जाए, इज नॉट ए क्राइम। अगर क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर को 16 मार्च में अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो ऑफेंस नहीं है। देयरफॉर अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 मार्च कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए क्राइम। अगर हम 16 मार्च को पीएम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं होगा। नाउ ए लॉ कैन नॉट बी पास्ड ऑन 20 मार्च मेकिंग क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ए क्रिमिनल ऑफेंस फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट 10 मार्च। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने 20 मार्च को लॉ बना भी दिया तो वो लॉ रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं चलेगा, मीन्स पीछे वाली डेट से नहीं चलेगा, वो या तो उस दिन से चलेगा या तो उसके बाद वाले दिन से चलेगा। मीन्स क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चीज़ें नहीं चलेगी। एज रेट्रोएक्टिव क्रिमिनल लॉ आर नॉट अलाउड, मीन्स क्रिमिनल लॉ में रेट्रोएक्टिव डेट नहीं चाहिए। मीन्स क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, रेट्रोएक्टिव मीन्स पीछे की चीज़ों से काम नहीं चलता है, जहाँ पर सिविल चीज़ें हैं। दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट दैट क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, वेयर सिविल लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड
रिस्पेक्टिवली। क्रिमिनल लॉ क्या हो सकता है, क्रिमिनल लॉ क्या हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्या हाईलाइट करता है कि क्रिमिनल लॉ को हम पीछे की डेट से क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर सिविल लॉ है तो वहाँ पर वो पीछे की डेट से अप्लाई हो सकता है। मान लिया जाए टैक्स का, मान लिया जाए टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कि हाँ इस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो उस दिन से आपको टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो पीछे की डेट क्यों ना हो। सिविल लॉ में हम क्या कर सकते हैं, सिविल लॉ में हम उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव डेट वाला, लेकिन क्रिमिनल लॉ में हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव डेट वाला अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के ऊपर। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है, द टर्म ऑट्रिफोइस एक्विट मीन्स फॉर्मली एक्विटेड, इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल जियोपार्डी। ये किसको किसको रेफर्स करता है, डबल जियोपार्डी को रेफर्स करता है। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है, डबल जियोपार्डी का मतलब है विच मीन्स ए पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, मीन्स उसको सेम ऑफेंस के लिए क्या दोबारा उसको क्या मिलेगा, दोबारा सजा नहीं मिल सकता। प्रीवियसली एक्विटेड और कन्विक्टेड, या तो प्रीवियसली वो कर चुका है या उसका कन्विक्टेड है, तो वो सेम ऑफेंस के लिए, सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगा। दिस प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एनी सच पनिशमेंट विच टेक्स अवे हिज लिबर्टी। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, दिस प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एनी सच पनिशमेंट विच टेक्स अवे हिज लिबर्टी, मीन्स ये क्या प्रोटेक्ट करता है लोगों का, कि वो ऐसे पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता है जो कि उसका लिबर्टी को ले जाए, जो उसका लिबर्टी को ले जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन वॉज जेल्ड फॉर द मर्डर ऑफ ए ऑन 11 मार्च 2025। 11 मार्च 2025 को क्या हुआ, एक पर्सन जेल गया मर्डर के केस में। द लोअर कोर्ट सेंटेंस 7 ईयर्स, लोअर कोर्ट ने इसको क्या किया, 7 साल की सजा सुनाई। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको रिवाइज करके 5 साल कर दिया 2029 में। 2029 में क्या किया, उसको रिवाइज करके 5 साल का कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट लेटर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस केस को मॉडिफाई करके 5 साल का पनिशमेंट को 2030 में क्या कर दिया, उसको 5 साल का पनिशमेंट कर दिया। तो अब जब वो 2025 में क्या हुआ, 2025 में वो जेल गया, 2025 में जेल गया, उसको लोअर कोर्ट ने क्या बोला, 7 साल की सजा सुनाई। अब वो उसने क्या किया, उसने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में 2029 में क्या हुआ, 2029 में उस कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, 5 साल की सजा सुनाई। तो क्या हो गया, 25 और 4 29, 1 साल और उसका सजा है। मतलब क्या हुआ, ये 7 साल घट करके, ये 7 साल घट करके क्या हो जाएगा, 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में 2030 में 30 ने क्या किया, उस सजा को क्या कर दिया, उस सजा को कम करके 5 साल कर दिया, 5 साल कर दिया। अब जब ये 25 के बाद 25 4 29 हो गया, 25 4 सॉरी 30 नहीं, 2029 में ही क्या किया इसने, और सजा कम करने के लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको 5 साल का सजा दे दिया। अब वो क्या हो सकता है, 2029 में उसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ तक इसका डेट क्या था, 7 साल का अगर सजा था, इसका डेट 2025 से लेकर के 7 साल अगर जोड़े 5/2/2032 तक ये इसको सजा काटनी थी। लेकिन क्या किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उस सजा को घटा करके 5 साल कर दिया। मीन्स 2029 में इसको क्या करना पड़ेगा, 2029 में इसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल एंड नो फर्दर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस कैन बी हेल्ड। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा और कोई आगे की ट्रायल इस सेम ऑफेंस के लिए नहीं हो सकता। मीन्स आगे की ट्रायल इस सेम ऑफेंस के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ। ये है आपका डबल जियोपार्डी। मीन्स एक ऑफेंस के लिए क्या होगा, आपका दो दो बार ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, ये बात होगी आपकी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की और आर्टिकल 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।